सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऑर्गेनाइज़र के निमंत्रण पर इस मंच पर आए और इतना विस्तृत रूप से संघ का विचार सबके सामने रखा। 100 वर्ष हो गए और समाज में स्वीकार्यता बहुत बढ़ गई है। ये सब लोग आज मानते हैं, जो संघ का विरोध करने वाले हैं वो भी मानते हैं। लेकिन फिर भी आज तक संघ ये हमारा जो इंग्लिश मीडिया और इंटेलेक्चुअल फील्ड है उसकी गुत्थी को क्यों सुलझा नहीं पाया है। वही गांधी हत्या, वही अनडेमोक्रेटिक, वही महिला विरोधी, वही जाति विरोधी, वही आरोप चलते। क्या ऐसी समस्या है कि संघ विचार करने वाले को, अंग्रेजी पढ़ने लिखने वाले को अभी भी संघ नहीं समझा पा रहा है? अनपढ़ व्यक्ति तो समझ लेता है, ऐसी क्या गड़बड़ है? देखिए, इसका कोई भाषा से संबंध नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ने वाले ऑर्गेनाइजर अंग्रेजी का ऐसे आपके संपर्क में लोग ज़्यादा आते हैं। देखिए, हिंदी पढ़ने वाले भी ऐसे हैं और विभिन्न भारतीय भाषाएं बोलने वाले भी ऐसे लोग हैं। मुझे लगता है कि कम लोग का एक वर्ग ऐसा है जिसका मैंने उल्लेख किया, बिना संघ को देखे जैसे फैशन चल पड़ता है ना। एक समय संघ का विरोध करना ही प्रगतिशीलता समझ ली जाती थी। इसलिए एक फैशन है, प्रगतिशील दिखना है तो संघ का विरोध करो, हिंदुत्व का विरोध करो। वो अनजाने में हो रहा है। उनके प्रति हमारी संपूर्ण सहानुभूति है और हम ऐसा मान के चलते उन तक शायद हम पहुंचे नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब इससे ज़्यादा तो हम पॉजिटिव हो नहीं सकते, सकारात्मक हो नहीं सकते। और कुछ लोग ऐसा है कि उन्होंने तय कर लिया है जानबूझ के करना है। मैंने कहा, मैं किसी राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन कई राजनीतिक दल है जो बार बार संघ के बारे में बोलते हैं। उनके लोग जब मिलते हैं हम उनसे भी कहते हैं कि भाई, यदि आप वोट के लिए कर रहे हो तो संघ का भी समर्थक वर्ग बहुत है देश भर में। जिन वोटों के लिए कर रहे हो उतने वोट तो हम भी प्रभावित कर सकते हैं। तो आप एक वोट को पकड़ते हो, दूसरे वोट को नहीं पकड़ते। वोट के लिए सही हमसे मिलो तो सही, कम से कम चर्चा तो करो। लेकिन शायद उनको लगता है कि इनका विचार स्पष्ट है, ये हमारे साथ नहीं आएंगे। तो कुछ लोग एजेंडे के तहत कर रहे हैं, कुछ अनजाने में कर रहे हैं। जो अनजाने में कर रहे हैं उनके पास जा रहे हैं हम, जो एजेंडे के तहत कर रहे हैं हम जा उनके पास भी रहे। हमने तो विचार यही किया है कि 100 वर्ष की यात्रा में अब संगठन मजबूत हो गया, समाज की स्वीकारता बन गई। अब विरोधी भी संघ की बात सुनते हैं, संघ के पास आते हैं, हम उनके पास जाते हैं तो समय देते हैं। पहले ऐसा नहीं था। अब एक वातावरण बना है आने जाने का। इतना ही नहीं, समाज का जिसको अल्पसंख्यक वर्ग आप कहते हैं, विशेष रूप से मुस्लिम क्रिश्चियन, वो भी मिलते हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। कल आगरा में मेरी 2 मीटिंग हुई उनसे, क्रिश्चियन लोगों से भी हुई, मुस्लिम लोगों से भी हुई। उनको हम एक ही बात कहते हैं मुस्लिम समाज से, भाई हम में आप में कोई वही नहीं है, केवल इतना ही मानना है कि हमारे और आपके पूर्वज एक थे, बस झगड़ा ही खत्म है। आप कहाँ पूजा पति, कहाँ पूजा करते हो, कहाँ करते हो, ये आप करो। मैं मंदिर में जाता हूँ, ये मंदिर में नहीं जाते। आर्य समाज के लोग हवन यज्ञ करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं मानते। भारत में वर्शिप को लेकर कोई झंझट नहीं है। क्रिश्चियन से भी हम ये कहते हैं कि भाई कम से कम आप अपने लिए जो भी कुछ करो, इतना मत कहो ना जो आपको नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। और भारत में उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, भारतवर्ष ऐसा देश है जो सबको स्वीकारते हैं, इसलिए कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। यदि कन्वर्जन नहीं है होता है तो वो कहते नहीं आजकल हम कन्वर्जन नहीं कर रहे, कुछ छोटी छोटी दुकानें खुल गई हैं वो कन्वर्जन कर रहे हैं। तो मैंने भाई आप रोकने का काम करिए। हम इतनी सरल बात करते हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं, हम राजनीतिक दलों से भी बात कर रहे हैं। ज़्यादा विरोध तो उन्हीं की तरफ से आता है। बाकी जो आपने कहा कि देखिए, अंग्रेजों ने 3 काम किए, देश को लूटा, देश को बांटा और देश में हीन भाव पैदा किया। ये हीन भाव ही कॉलोनियल माइंडसेट है। तो आज उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। अब उनके मन में धर्म इसकी स्पष्टता ही नहीं है। धर्म इज नॉट रिलीजन, राष्ट्र की स्पष्टता नहीं है। यहाँ राष्ट्र की कल्पना कल्चरल है, सांस्कृतिक है, वहाँ राष्ट्र की कल्पना राज्य से है, नेशन स्टेट या कल्चरल नेशन राष्ट्र है। अब ये है, अध्यात्म इसकी कल्पना नहीं है, दुनिया में नहीं था तो उसके लिए कोई शब्द ही नहीं था, इसलिए धर्म को रिलीजन शब्द दे दिया। तो भारत
माननीय ठेंगड़ी जी का भाषण मैंने एक बार सुना, वो संघ के आइडियोलॉग माने जाते थे। वो कहते थे भारत को समझना है तो पहले भारत को पढ़ो, फिर दुनिया को पढ़ो। आप दुनिया को पढ़ के भारत समझोगे तो आप कंफ्यूज ही रहोगे। भारत को समझना है तो भारत को पढ़ो, फिर दुनिया को पढ़ो, फिर तुलना करो। तो अब ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है इसमें हमें भी जितनी गति से, जिस गति की चर्चा प्रमोद जी ने की, जितनी गति से जाना चाहिए था समाज के पास, शायद उतनी गति से नहीं जा पाए होंगे। इसलिए हम तो कहते हैं भाई शताब्दी वर्ष संकल्प का भी वर्ष है और हम सबके अपने आत्मचिंतन का भी वर्ष है कि इसमें हमें और क्या करना। हम समाज के पास जा रहे हैं, उनसे सुझाव भी ले रहे हैं, उसके अनुसार संघ में भविष्य में क्या करना है इसका हम विचार करेंगे। जी रामलाल जी, आगे श्रोताओं से भी प्रश्न लेंगे। ठेंगड़ी जी के जिस बौद्धिक का आप उल्लेख कर रहे हैं उसमें ठेंगड़ी जी ने कहा था कि भाई सारा झगड़ा तो ही और भी का है, मेरा ही सही तो वो अहिंदू है, मेरा भी सही तो वो हिंदू है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में तो हिंदू की व्याख्या के बारे में किसी को झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मन में कुछ प्रश्न है तो पीछे किसी ने हाथ भी उठाया था। जी जी वैसे सभी लोगों को वंदे मातरम। मेरा क्वेश्चन केवल इतना है कि अगर हम आरएसएस से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ें और इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ लगती हैं, कैसे मालूम करें? आपके आसपास कोई ना कोई संघ वाला रहता होगा, पता नहीं है। हाँ, तो आप यहाँ बैठे लोग हैं, आपका नाम नंबर ले लेंगे तो आपको जोड़ लेंगे, चिंता मत करो। हाँ, और पापा इतना ध्यान में रखे संघ, भैया इतना ध्यान में रखना, संघ वाले एक बार जोड़ लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं है। उतना ध्यान में रखना बस। संघ से जुड़ने का मतलब है कि भारत से जुड़ना, भारत हाँ, को जानना। जोड़ लेंगे, चिंता मत करो। आप स्थानीय थोड़ा ढूंढोगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा, उनसे मिल लो। संघ की एक वेबसाइट भी है, उस पर भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, तो आपके पास लोग पहुंच जाएंगे। ज्वाइन आरएसएस करके। एक मिनट में जी आप। प्रणाम, मेरा नाम डॉक्टर आनंद राय है और मैंने पेंसिल्वेनिया में शिक्षण और नासा के मंगल ग्रह अभियान के लिए शोध कार्य किया है। अभी इस वक्त मैं, अभिनंदन आपका। इस वक्त अब मैं पर्यावरण के बारे में जागरूकता और दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि शोध की रही है, विज्ञान की रही है, तो मैं आ रही आवाज़ आ रही है, आप बोलो। हाँ। मैं मेरा प्रश्न ये है कि संघ विज्ञान और तकनीकी के बारे में क्या विचार रखता है? नहीं, देखिए, तकनीकी आवश्यक है, नए नए शोध होना चाहिए। जीवन में बहुत तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, पूरी दुनिया में भी बहुत तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए नए नए शोध होने पर किसी का कोई विरोध होने का कारण नहीं है। शोध होना चाहिए, विज्ञान बढ़ना चाहिए, विज्ञान नई नई संभावनाएं खोजता है। लेकिन ये मान लेना कि विज्ञान से परे कुछ नहीं है, ये शायद उचित नहीं रहेगा। भारत के ऋषि मुनियों ने तो उस समय खोज लिया था कि सूरज से दूरी कितनी है पृथ्वी की, चंद्रमा से दूरी कितनी है। पुरानी पूरब पश्चिम फिल्म थी जिसमें मनोज कुमार ने गीत गाया था, जीरो दिया है मेरे भारत ने। वो गीत आप सुन लेंगे तो भारत क्या था ये ध्यान में आ जाएगा। तो विज्ञान और तकनीकी का कोई विरोध और उसका कारण नहीं है। संघ में भी विज्ञान भारती नाम से एक संगठन चलता है जो वैज्ञानिकों में जागरूकता लाना, विज्ञान का उपयोग समाज के लिए कैसे करना, इसका ही विचार करता है। आपको उसके साथ जोड़ देंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा काम आपको हो जाएगा। आपकी योग्यता का लाभ विज्ञान भारती को मिल जाएगा। विज्ञान भारती जैसा संगठन आपसे जुड़ गया, आप जुड़ गए, तो उनको भी लाभ होगा, आपको भी लाभ हो जाएगा। लेकिन भारत में और दुनिया में विज्ञान में नए नए प्रयोग हों, नए नए शोध हों, लेकिन केवल सुविधा के लिए नहीं, मनुष्य जीवन की सुख शांति के लिए हो। इतना ही हमारा कहना। जी एक मिनट आता हूँ।
जी पर्याप्त समय सबका नंबर आएगा, चिंता मत करिए। पर्याप्त समय है, आपके लिए भोजन की भी व्यवस्था की है। आपका पेशेंस कितना है वो देखना है। जी मैं ऋतिक प्रताप MA चतुर्थ सेमेस्टर का छात्र हूँ ये संस्कृति भवन में, और एक स्वयंसेवक भी हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या व्यक्ति निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है? स्वयंसेवक का कोई प्रश्न ही नहीं होता, स्वयंसेवक उत्तर होता है। हाँ, स्वयंसेवक प्रश्न नहीं होता, स्वयंसेवक उत्तर होता है। तो देखो, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र समाज से मिलकर बना है, संस्कृति से मिलकर बना है। तो समाज का निर्माण करना है तो समाज व्यक्तियों से मिलकर बना है, परिवार से मिलकर बना है, कुटुंबों से मिलकर बना है। तो हर जो सबसे छोटी यूनिट है वहाँ से शुरू करना, इसलिए हमने कहा व्यक्ति निर्माण से शुरू करना। और ये जैसे प्रफुल्ल जी ने भी शुरू में अपनी भूमिका में बताया, हम राष्ट्र निर्माण शब्द प्रयोग नहीं करते, हम करते हैं राष्ट्र का पुनर्निर्माण। राष्ट्र तो बहुत प्राचीन है और राष्ट्र निर्मित है, और कोई लोग हिंदू राष्ट्र वगैरह की भी चर्चा करते हैं ना, हिंदू राष्ट्र ये एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है, हिंदू राष्ट्र तो है ही है, उसकी घोषणा करने की भी जरूरत नहीं है। वो है, हम अपने मन में विश्वास रखें, है तो है, और दुनिया मानती है। मुस्लिम भी जब हज करने के लिए जाते थे उनको हिंदू मुसलमान कहा जाता था, थोड़ा परिवर्तन हुआ, आजकल हिंदी मुसलमान लिखते हैं, पुराने समय हिंदू मुसलमान ही कहा जाता था। तो यहाँ की राष्ट्रीयता ही है, वो दुनिया इसको मानती है। अब कुछ लोग नहीं मानते, इस पर विवाद करते हैं। हम भी सोचते हैं जिन बातों में विवाद है उनको ज़्यादा विवाद को क्यों बढ़ाना। भैया तुम जो बोल रहे हो तुम बोलो, हमें जो बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं, हम तुम पर विवाद नहीं करते। तुम भारतीय बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है भाई, हम हिंदू बोल रहे हैं, तुम काहे को विवाद कर रहे हो, ठीक है भाई, बात तो एक ही है। तो व्यक्तियों में जब गुण निर्माण होते हैं तो उसके कारण समाज में गुण आते हैं। जैसा समाज होता है वैसा राष्ट्र बनता है, वैसी ही सरकारें बनती हैं। इसलिए व्यक्ति एक मूल इकाई है। तो संघ संस्थापक डॉक्टर एडगर वाइज ने भी इसलिए कहा कि अच्छे व्यक्तियों का निर्माण, अच्छे व्यक्ति यानी यही स्वयंसेवक है। स्वयंसेवक का और कोई अर्थ नहीं है। स्वयं की प्रेरणा से देश और समाज के लिए अपने को आगे रखने वाला, जिसमें देशभक्ति की भावना है, अपनी संस्कृति का गौरव है, ऑल इंडिया विजन है, अनुशासित है, समाज सेवा की भावना है, वो अच्छा नागरिक है। और ऐसा अच्छा नागरिक स्वयंसेवक है। और इसकी परिभाषा और व्यापक करनी हो, हर अच्छा नागरिक हमारा स्वयंसेवक है। वो शाखा में आता है तो शाखा में आने वाला स्वयंसेवक है, शाखा में नहीं आता तो बिना शाखा में आने वाला स्वयंसेवक है। कुछ आज के स्वयंसेवक है, कुछ कल के स्वयंसेवक है। जी रुस्तम सिंह नाम है मेरा भाई साहब, नमस्कार। मेरा सवाल था कि जैसा कि आपने उल्लेख किया कि केरला और बंगाल में हमारे स्वयंसेवकों की हत्या होती है, जो आप एक बलिदान के रूप में व्याख्या कर रहे थे उसकी। लेकिन एक भाई साहब, एक सवाल है कि इसका कोई भी मीडिया में व्यापक खबर नहीं बनती इसकी कभी भी, और कोई भी व्यापक विरोध नहीं होता है इसका। क्या केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए कुछ सोच रहा है या करेगा? देखो क्या है, मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसलिए हम तो मीडिया के लोगों का कोई विरोध वगैरह करते नहीं। अब कुछ लोग हैं जो मीडिया का भी बहिष्कार करते हैं, क्या करें, लेकिन हम तो करते नहीं। मीडिया के लोगों से ही बात करते हैं, समझाते हैं उनसे, ऐसे विषय उन्हें लाने चाहिए, ये भी उनको बताते हैं और आते भी हैं। लेकिन थोड़ा नकारात्मक चीज़ें देने की और नकारात्मक चीज़ें हमारी भी सुनने पढ़ने की थोड़ी आदत बन गई है। एक बार केरल में जितने लोगों के साथ हुआ उन सबको हमने दिल्ली में बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। किसी का पैर कटा था, किसी का हाथ कटा था। और अभी तो सरकार और राष्ट्रपति जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने केरल के एक ऐसे कार्यकर्ता को राज्यसभा में नॉमिनेट किया है जिसके दोनों पैर नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई। सदानंद मास्टर उसका नाम है। घर में शादी के लिए सामान खरीदने गए थे, उन पर हमला कर दिया, उनके दोनों पैर काट दिए, मरा हुआ समझ के छोड़ गए। ईश्वर की कृपा से वो जिंदा बच गए, उनका इलाज हुआ। आज दोनों उनके आर्टिफिशियल पैर हैं और वो काम करते हैं, उनके बेटे बेटी भी काम करते हैं। और कोई ये दुख नहीं है कि आरएसएस के कारण में ऐसा हो गया, आज भी आरएसएस का काम करते हैं। उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है, नहीं उनका सम्मान किया, बहुत आनंद की बात है। तो जितना भी संभव है, देखो लड़ना अब ऐसा नहीं है, बंगाल में कुछ है तो यहाँ से जाकर लड़ सकते हो आप।
बंगाल में कुछ है तो बंगाल के लोगों को ही संघर्ष करना पड़ेगा, केरल है तो केरल के लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। वहाँ के लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ के लोग बराबर जवाब भी दे रहे हैं। इधर इधर सामने सामने। आपको ध्यान होगा एक बार सीताराम येचुरी जी, वो अब तो चले गए, उनका शरीर शांत हो गया, उन्होंने कहा संघ के सोमशेख बलिदान हुए, इनकी चर्चा तो इतनी करते हो आप, हमारे लोगों की भी हत्या हुई। अब ये संघर्ष हुआ, संघर्ष में इधर से भी मारा जा सकता है, उधर से भी मारा जा सकता है, इसका मतलब संघर्ष तो हो रहा है, संघर्ष तो कर रहे हैं, बंगाल में भी कर रहे हैं। अब सब चीजें बोलकर करना आवश्यक नहीं है, कुछ काम बिना बोले भी करना चाहिए। आजकल थोड़ा एक सिस्टम भी चला है, गले में भगवा पटका डाल लिया और कहीं भी कुछ कर दिया तो होता कम है, चर्चा ज़्यादा हो जाती है, पूरा इंटरनेशनल चर्चा हो जाती है। तो जहाँ आवश्यक है वहाँ संघर्ष भी करना है, वैचारिक संघर्ष भी करना है, शारीरिक संघर्ष भी होता है। तो सोमशेख जवाब देते हैं, वहाँ के लोग जवाब देते हैं। राष्ट्रीय सोमशेख संघ का केंद्रीय नेतृत्व उनकी जो सहायता कर सकता है वो करता है। केरल में कोई भी सोमशेख ऐसा नहीं है, लगभग 50 सोमशेखों को आजीवन कारावास हुआ, जेल में बंद है, सरकारबाजी उनसे जेल में मिलने गए, किसी के चेहरे पर शिकन नहीं थी। उनके एक विचार के लिए हम यह संघर्ष किया, हम पर मुकदमा चला, आजीवन कारावास हुआ है। उनके परिवार की पूरी चिंता वहाँ का संघ करता है, बच्चों की पढ़ाई से लेकर, बच्चों की शादी ब्याह से लेकर, घर दुकान चलाने से लेकर चिंता करते हैं। और बंगाल में भी जितने लोगों ने पंचायत चुनाव के बाद पलायन किया, बाकी सब किया, उनके घर बनवाने, उनकी दुकान चलवाने, उनकी बाकी चलवाने से लेकर वहाँ के संघ के कार्यकर्ता ने पूरी चिंता की। अब जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उनकी चिंता उनका दल करता है, मुझे तो लगता है करता है, आपको शायद जानकारी नहीं हो पाई होगी, लेकिन कर रहे हैं, पूरी चिंता कर रहे हैं। लेकिन संघर्ष में कहीं हमारा अपर एंड रहता है, कहीं नहीं रहता, कहीं दूसरे की ताकत ज़्यादा होती है। तो अब ये वैचारिक संघर्ष है, ये लिखत पढ़त में भी चलता है, शारीरिक संघर्ष भी कभी कभी होता है। जी भाई साहब, मेरा नाम डॉक्टर दिवाकर तिवारी। आपके मार्गदर्शन में मुझे राजस्थान चुनाव में भी रहने का अवसर मिला। मेरा एक प्रश्न है, 100 वर्ष संघ को पूर्ण होने जा रहे हैं, पूर्ण हो भी गए हैं। एक भारतीय एक ऐसा देश है जिसके 2 नाम अभी भी संविधान में चल रहे हैं, इंडिया और भारत। 1905 के अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को पढ़ेंगे तो इंडियन शब्द एक गाली के रूप में है, जिसका एक शाब्दिक अर्थ गवार के रूप में आता है। तो क्या ऐसा समय नहीं आ गया कि हम अपने संविधान से भी इंडिया शब्द को हटाएं? सरकार ने दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विश्व के अंदर केवल एक भारत ही एक ऐसा देश है जिसके 2 नाम हैं। तो इसमें क्या संघ कोई प्रयास करेगा, ये मेरा प्रश्न है। कई देश हैं जिनके 2 नाम हैं, अमेरिका भी है, यूएसए भी है, बाकी सब। बट गाली के रूप में इंडियन एक शब्द है। अब गाली के रूप में लोग हिंदू भी बोलते हैं। 1905 की डिक्शनरी में सर बताया हिंदू को गया, भी गाली के रूप में बोलते हैं तो क्या करो, उसको तो हटा नहीं सकते ना। नहीं, समझ गया मैं आपकी बात। देखो ये विषय ऐसे है, भारत के संविधान में कुछ सोच समझ के कुछ चीजें की। अब उस समय जो कुछ उनका मानस रहा होगा, लेकिन भारत का संविधान कई दृष्टि से अच्छा ही बना है और उसमें अनेक बातें जिसके कारण भारत की लोकतंत्र की व्यवस्था चल रही है। संविधान में संशोधन की गुंजाइश संविधान ने दी है। कभी जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं उनको ऐसा लगेगा कि भाई एक ही नाम होना चाहिए तो विचार करेंगे। अभी तो कोई ऐसा लगता नहीं, 2 नाम 3 नाम भी चल रहे हैं, अलग अलग लोग प्रयोग करते हैं। मैंने भी कहा कोई भारतीय का है, कोई इंडियन का है, कोई हिंदुस्तान का है, हमें तो कोई ज़्यादा आपत्ति होती नहीं है। लेकिन कभी ऐसा लगा तो समाज में भी उसका वातावरण बनना आवश्यक है। तो आप मुझसे प्रश्न पूछ के जो परिवर्तन कर सकते हैं उनको जरूर लिखिए, ठीक है ना? हाँ, हेलो, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर नीलम। मेरा एक प्रश्न है जो पहले प्रश्न पर आधारित है, जो इस सभागार में सबसे पहले किसी ने पूछा था कि संघ से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं इस पर मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि संघ सिर्फ एक संगठन है या विचारधारा जिससे औपचारिक रूप से जुड़ने की ज़रूरत पड़ती है? क्या अगर मैं संघ से नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन आपको मैंने सुना, तीनों वक्ताओं को सुना,
और मुझे ऐसा लगा कि आपने जो कुछ भी कहा शायद मैं वो सभी उसका अनुकरण करती हूँ एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, और जो मेरा प्रोफेशन है उसमें, समाज में। और क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मैं टीचर ही कहूँगी, मैं इसी विश्वविद्यालय में हूँ, तो मैं अपने बच्चों को भी, यहाँ कुछ बच्चे हैं मेरे बैठे हुए जिनको मैं हमेशा इन चीज़ों के लिए मोटिवेट करती हूँ। अभी एक बच्चे से जो मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा उनसे कि आप जैसा स्टूडेंट भी चाहिए जो आगे ये जो व्यवस्था है इसको ये तभी संभलेगी। तो मेरा बस यही था कि क्या औपचारिक रूप से जुड़ना कोई ज़रूरी है? हम उन विचारधाराओं को फॉलो कर सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं, हम कहीं भी रहें। आप जुड़ो ना जुड़ो, हम आपसे जुड़ जाएंगे। थैंक यू। ठीक है, तो जुड़ने के बाद हम आपको समझेंगे, आप हमको समझिए। फिर आपको लगेगा इधर जुड़ना आवश्यक है तो इधर जुड़ जाइए, नहीं तो हम आपसे जुड़ जाएंगे। मैंने कहा ना, अच्छा काम कहीं भी करो, वो देश का काम, समाज का काम वो एक ही है। संघ के बैनर से करो तो थोड़ा हमें ज़्यादा आनंद होगा, नहीं है तो जो आप अच्छा काम कर रहे हो वो अच्छा ही है ना, चिंता मत करिए। जी भाई साहब प्रणाम, मेरा नाम दुष्यंत अस्थाना है। मैं नया दौर नई उड़ान पत्रिका का प्रधान संपादक हूं और गर्व के साथ स्वयंसेवक भी हूं अपने संघ परिवार का। मेरा प्रश्न ये है कि हम सेल्फलेस सर्विस की बात करते हैं नेशन के लिए, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मोटिव भी है। हम 140 करोड़ लोगों का देश हैं, जिसमें 20 से 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो विधर्मी हैं, जिनकी सोच या विचारधारा अभी हमारे साथ नहीं जुड़ रही। लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे प्रतिशत लोग हैं, 5%, 10%, जो भारतीय संस्कृति में अपने पूर्वजों को देखते हैं और गर्व के साथ महसूस करते हैं कि हम इस मिट्टी के हैं। उनको बल प्रदान करने के लिए और उनको शक्ति प्रदान करने के लिए, ताकि वो अपने समाज को भी हमसे जोड़ सकें, ऐसा हम क्या योजना बना रहे हैं कि हम उन लोगों को अपने साथ आत्मसात कर सकें? धन्यवाद। देखो, विधर्मी वगैरह हम तो सबको स्वधर्मी मानते हैं। विधर्मी क्या है? हमने कहा ना, हमारे और आपके पूर्वज एक ही थे, तो अलग अलग क्या है? लेकिन उन्होंने पूजा पद्धति बदली है। पूज्य गुरुजी ने एक बार संभवतः 1971 में, एक जिलानी साहब थे बहुत पत्रकार, उस समय जनसंघ में भारतीयकरण की बात चल रही थी। ईरान के पत्रकार थे और तो उनको एक स्पेशल इंटरव्यू दिया था। स्पेशल इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा कि भारतीयकरण का मतलब क्या है? हमारा मस्जिद में जाना बंद हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? तो पूज्य गुरुजी ने उनको एक लंबा उत्तर दिया है, वो गूगल पे है। पूज्य गुरुजी ने बहुत सिंपली कहा कि देखो, भारत के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, आप भारतीय बनो। पूजा पद्धति को लेकर यहाँ कोई विवाद नहीं है, आप भारतीय बन करके रहो, तो यही भारतीयकरण है और कुछ भारतीयकरण नहीं है। भारतीयकरण का अर्थ ये नहीं है किसी को अपनी पूजा पद्धति छोड़ना है। और उसके लिए हमसे कोई बात करता है, हम कहते हैं भाई इंडोनेशिया का मॉडल है हमारे सामने। वो कहते हैं हमने पूजा पद्धति बदली है, हमने पुरखे नहीं बदले अपने। इंडोनेशिया है मॉडल, वो मॉडल भारत में भी हो सकता है। लेकिन क्या एक बहुत लंबे समय से संवादहीनता रही है, ऐसा कह सकते हैं 1000 वर्षों से संवाद ही नहीं हुआ। तो अभी हमने संवाद शुरू किया है और संघ भी बड़ा हुआ है, इसलिए उनका भी संघ से मिलने जुलने में अब संकोच नहीं है। आते हैं, मिलते हैं। मैंने कहा कल ही मैं यहाँ मिला हूँ, बात भी सुन रहे हैं उनकी, हम सुनते हैं, उनके कुछ कंसर्न होते हैं, बताते हैं, हम बताते हैं। हिंदू समाज भी क्या सोचता है वो बताते हैं उनको। भारतवर्ष में डरने की बहुत ज़रूरत नहीं है। मैंने एक शायरी उनको सुनाई, मैं तो कोई शायर नहीं हूँ, शायरी जानता भी नहीं। जमी पर मकान है, आसमां की बात करते हैं। जमी पर मकान है, मकान जमीन पर है, आसमान की बात करते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। दुनिया में मुसलमानों के 72 फिरके एक साथ नहीं है कहीं, हिंदुस्तान में ही है। ये हिंदुस्तान की उदारता है, वो जानते हैं इसको और अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। जितना समझ जाएंगे उतना अच्छा होगा। अब इसमें बहुत हम ऐसा सोच के चलेंगे ये विधर्मी है, इनसे मिलना नहीं, ये नहीं करना, तो फिर समझाना मुश्किल होगा। किसी को समझाना, मुझे कई बार कहते हैं क्यों मिलने जाते हैं हमसे, इनसे।
अभी समझाना है तो मिलकर ही समझाना पड़ेगा ना। समझेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो देखेंगे क्या होता है। तो हर समाज को अपनी तैयारी भी रखनी पड़ती है। एक जमात इस्लामी के बड़े स्कॉलर मिलने के लिए आए थे। उस समय महाराष्ट्र में ये औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद चल रहा था। तो उन्होंने मुझे प्रश्न किया, मतलब वो मिलने तो ऐसे ही आए थे, मैंने इंटरव्यू के लिए उनको पूछा भी। तो बोले कि ऐसा है कि वो औरंगजेब की कब्र का विवाद है ना। तो मैंने कहा वो तो उद्धव ठाकरे उस समय वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने वो और ओवैसी चादर चढ़ाने जाते। तो मैंने कहा मैं वहाँ से आता हूँ, वहाँ किसी को पता भी नहीं है औरंगजेब की कब्र है, कोई चादर चढ़ाने जाता था। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आप क्या मानते हो, आप औरंगजेब के विक्टिम हो या औरंगजेब के वारिस हो? जिनको आप विधर्मी कह रहे हो ना, उनको किसी ने प्रश्न ही नहीं पूछा सेक्युलरिज्म के कारण आज तक। तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यदि मोदी और संघ ना रहे तो हम इस्लाम के नाम पर भारत में इकट्ठा ही नहीं हो सकते। उसका डर दिखा दिखाकर इकट्ठा करने का प्रयास हो रहा है। मैं ये बाहर नहीं बोल सकता, आपको बोल सकता हूं, ऐसा कह कर गए। हमको भी ये ध्यान में रखना है हमको बोलते वक्त। तो डर तो है, डर तो है नहीं, और वो डर बनाया भी गया है। हाँ। जी जी भाई साहब, इधर इधर इधर। ये चर्चा भी आई जो प्रफुल्ल जी ने चर्चा की। हम उनसे कहते हैं देखो, यदि औरंगजेब को आप अपना पूर्वज कहोगे तो औरंगजेब के अन्याय अत्याचार भी आपको अपने सिर पर लेने पड़ेंगे। आप अपना पूर्वज एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहो ना, अब्दुल हमीद को कहो ना, रस खान को कहो ना, इनको पूर्वज मानो ना, झंझट ही नहीं है। समझ में आ रही है, धीरे धीरे आ रही है समझ में, थोड़ा धीरे धीरे चलना भाई। माइक इधर दे देना। हाँ बेटा तुम पूछो तब तक। ये बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ हाँ बेटा। नमस्ते सर। हाँ हम बच्चों के लिए आपके यहाँ व्यवस्था है क्या? बिल्कुल है। ये देखो, क्या नाम है आपका? अमोहा। तो ये आपने, आपका प्रश्न है या आपको बताया किसी ने? मम्मा ने बताया। हाँ देखो, हमने समझ लिया तो यार। देखो ये कहा जाता है बच्चे बन के सच्चे, देखो है ना, बच्चे बन के सच्चे। उसको कोई तकलीफ नहीं है, मम्मा ने बताया। लेकिन अच्छी बात है, उसने कहा मम्मी ने बताया, ये नहीं कहा मम्मा ने बताया, ये कहा है। एक बार उसको इसके लिए ताली बजा दो बच्चे के लिए। तो ये परिवर्तन हो रहा है, मम्मी से मम्मा हो गया है। पहले अम्मा बोलते थे, अब मम्मा हो गया है, इतना ही तो अंतर है। तो मैंने बताया था, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, संघ छोटे बच्चे से लेके, शिशु अवस्था से लेके बड़ी आयु तक सब चलता है। हमारे संघ में अलग से बाल विभाग है, संघ में अलग से शिशु विभाग है, उनके अलग कैंप लगते हैं, उनके अलग से कार्यक्रम होते हैं। अभी आगरा में तो छोटे छोटे बालकों का रूट मार्च निकला, पथ संचलन निकला। और अभी हमने एक कार्यक्रम और शुरू किया है, उसका नाम दिया है बाल गोकुलम, जो कि घर में अब एक ही बच्चा है। ये आज का विषय नहीं है, पॉपुलेशन का उसका विषय, नहीं तो मैं इस पर भी चर्चा कर सकता था। लेट मैरिज हो रही है, बच्चा भी एक हो रहा है। तो आजकल की युवा पीढ़ी भी ज़्यादा कंफर्ट लेवल हो गई है, तो कंफर्ट लिविंग हो गई है। तो अब सब शाखा में नहीं आ सकते, तो सप्ताह में जिस दिन छुट्टी होती है, अपनी कॉलोनी में ही, अपने पार्क में, और उसकी जिम्मेदारी भी हम किसी ना किसी माता बहन को ही देते ज़्यादातर। वो 1 घंटे के लिए उनको आधा पौन घंटे खेल खिलाते, 10-15 मिनट कुछ कहानी वगैरह खिलाते। वो बहुत सफल हो रहा है। केरल में तो हर जगह जगह चलने लगा। अब हम उसको पूरे भारत में शुरू करने वाले हैं। तो शाखा में भी आ सकते हैं, बच्चे आते हैं, उनके कार्यक्रम अलग अलग होते हैं, उनके खेल भी अलग हैं। और हम बाल गोकुलम शुरू करेंगे तो आपकी कॉलोनी में ही शुरू हो जाएगा। जी भाई साहब प्रणाम। एक मिनट, थोड़ा सा व्यवस्था बना के रखिए। मैं एक एक करके आ रहा हूँ दोनों तरफ। जी भाई साहब प्रणाम। मैं ब्रजेश शुक्ला, इतिहास का छात्र हूँ। अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं कई दलों के लोगों से मिला, उनसे मेरी वार्ता हुई। आप बहुत पहले से संघ में रहे
और बीच में आप भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है उसमें चले गए। चला नहीं गया, भेज दिया। भेज दिया, आपने उसे स्वीकार कर लिया और बुला भी लिया और वापस। आप पुनः वापस आ गए। हाँ हाँ। इस बीच में आपने कहा कि मैं कई दलों के लोगों से मिला, उनसे मेरी चर्चा होती। अभी अभी एक क्वेश्चन पहले जो हुआ था तब भी आपने कहा कि मैं कुछ परिवारों से अभी मिला और उनको समझाने का प्रयास किया, एक मुस्लिम परिवार, एक क्रिश्चियन परिवार। तो मेरे दिमाग में, जहन में एक बात आई कि कहीं आप पुनः किसी दूसरी पार्टी में तो जाने का नहीं सोच रहे हैं परिवर्तन करने के लिए? मैं जी, वो संघ भेजेगा तो चला जाऊंगा। भाई संघ ने कहा वहां जाके काम करो, अब संघ कहेगा नहीं वहां जाके काम करो, वहां चले जाएंगे। हेलो प्रचारक की तीन ही बातें हैं, घर गृहस्थी नहीं बसाना, कुछ भी अपने लिए घर के लिए अन्न नहीं करना, और संघ जहाँ कहे वहाँ जाना, झोला उठा के चल देना। तो संघ कहेगा नहीं वहाँ जाओ। मैंने बताया ना, माननीय ठेंगड़ी जी ने इंटेक में काम किया, तो इंटेक में BMS चलाना है तो भाई समझ के आओ, तो इंटेक में चले गए। भाई साहब प्रणाम। इसकी कोई संभावना नहीं है वैसे वो लेकिन मतलब वो पूछना ये चाह रहे संघ भाजपा में ही क्यों भेजता है? नहीं अरे भाई वो मांगते हैं, और कोई मांगेगा तो संघ सोचेगा। संघ ने, मैंने कहा संघ का तो कोई स्वयं कहीं भी काम कर सकता है, उसको कोई, हमने तो प्रतिबंध लगा के नहीं रखा। लेकिन अब रोज कोई गाली दे रहा है हमको और रोज हमारे विचार को भी नहीं मान रहा, तो इतने तो जागरूक हम है ना, तो हम जो हमको गाली नहीं देता, हमारी बात कहता है, हम उसकी तरफ चले जाते हैं। हम उनको समझा रहे हैं कि भाई इससे संघ का तो कुछ नुकसान होता नहीं, क्योंकि संघ तो 1925 से गाली प्रूफ है भाई साहब। जैसे घड़ी वाटर प्रूफ, वेदर प्रूफ होती है, तो हम गाली प्रूफ हो गए। मैं अक्सर कहता हूँ संघ अपने स्वयंसेवकों की परिश्रम से, त्याग और से चलता है, विचार तो बाद में आते हैं। इसलिए संघ को गाली दे, इससे संघ का कोई नुकसान नहीं होता। और मैंने कहा राजनीतिक दलों के लोग मिलते हैं, उनसे मैं कहता हूँ इससे बीजेपी का भी कुछ नुकसान नहीं होता, क्योंकि मानो मैं संघ में हूँ और मैं किसी कारण से बीजेपी से नाराज हूँ, लेकिन आप मुझे रोज गाली दे रहे हो, तो मैं वोट किसको दूंगा? तो उधर भी नुकसान नहीं है, आप उनका भी फायदा ही कर रहे हो, और आपको भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत आपकी तरफ जा सकते हैं वो भी नहीं जाते, तो क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? अब समझाते हैं, जिस दिन समझ में आ जाएगा देखेंगे। बस भाई साहब प्रणाम। मैं रामदास दीपक दल प्रणाम करता हूँ आपको, और भाई साहब आपके सानिध्य में ही कार्य किया है। एक धर्मांतरण ये राष्ट्रव्यापी समस्या हो गया है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में आगरा में भी एक बहुत व्यापक, अभी पिछले कुछ महीने धर्मांतरण में कई छात्राएं, बच्चे कई फंसे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे सभी आगरा के जनप्रतिनिधि और जुडिशरी में भी भाई साहब भी बैठे हैं, श्रीमान राधा किशन जी भाई साहब भी, उन्होंने भी पूरा जोर लगाकर उन बच्चियों को बरामद कराने का प्रयास किया गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे तरफ से भी जो कार्य हो रहे हैं अच्छे हैं, लेकिन छात्र छात्राओं को और विद्यार्थियों को इसके लिए एक्सपर्ट या कोई ना कोई ऐसा लेक्चर शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि आजकल ई क्राइम और ई क्राइम का भी प्रोसीजर चेंज हो गया, बच्चों को क्राइम पे लाया जा रहा है, धर्मांतरण के साथ उनको क्राइम में जोड़ दिया। उसको कैसे रोकना है, कैसे रोकना है जी। तो आप अच्छा कहा, यहाँ कॉलेज के बहुत लोग बैठे हैं, वाइस चांसलर महोदया बैठी हैं, तो स्कूल कॉलेज में तो वही बताएंगी, हमें बुलाएंगी तो हम जाके बता देंगे उन्हें। देखो अभी क्या है, थोड़ा मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसलिए छोटी छोटी घटना भी राष्ट्रीय बन जाती है। ये कोई आज से नहीं है, बहुत पहले से है। मैं आपको बताऊं, अभी मतांतरण का प्रतिशत कम हो गया है और घर वापसी बढ़ गई है, और समाज में भी पर्याप्त जागृति है। इसका नमूना है, अभी 1 जनवरी को हिंदुस्तान के सभी मंदिर फुल थे, बोले थे कि नहीं थे? और इस 1 जनवरी को जो मंदिरों में जाने वाले थे 80%, जिसको आप जैन जी कहते वो था, यंग कपल्स थे। तो इतनी समाज में जागृति है।
लेकिन अब मानो हिंदू समाज की बच्चियां जा रही हैं, बाकी की नहीं जाती, तो एक कठिनाई है जो हमने फैमिली वैल्यू सिस्टम की कहा, कुटुंब प्रबोधन। आगे घर में ही ये संस्कार देने पड़ेंगे ना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उनको ये संस्कार देने पड़ेंगे कि भाई क्या करना क्या नहीं करना, महिलाओं के प्रति देखने का दृष्टिकोण क्या रखना, और बच्चियों को भी ये समझाना पड़ेगा कि भाई किस दिशा में जाना, बहुत इमोशंस में आके कहीं भी चले जाना ये नहीं है, बहुत सारी फेक चीज़ें चल रही है, उसका ध्यान दे के करना, ये स्कूल कॉलेज में भी समझाना चाहिए, घर में भी उसके संस्कार देने की आवश्यकता है। और दूसरी ये है कि कुछ ऐसा होता है तो ऐसा ना हो, इसकी व्यवस्था निर्माण करने की भी ज़रूरत है। वो व्यवस्था हमने निर्माण की है। संघ में धर्म जागरण विभाग चलता है, तो मतांतर हो रहा है तो उसको रोकने का भी प्रयत्न करता है, और हो गया है तो उनको घर वापस लेने का भी काम करता है। मैं उसके आंकड़े अभी यहाँ उल्लेख नहीं कर रहा आपके सामने, क्योंकि वो भी शांति से करते हैं, धर्मांतरण वाले भी शांति से करते रहते हैं, और रोकने वाले भी और वापस लाने भी शांति से करते रहते हैं। लेकिन बहुत बड़ा नंबर वापस भी आ रहा है। या फिर मैं कहूँगा, डॉक्टर एडगवाई ने कहा एक बार उस समय, अंग्रेज मुस्लिम ये समस्या नहीं है, एक समस्या हिंदू समाज में जागरूकता का अभाव है, समस्या वो है। आज भी अब यहाँ इनका डिजिटल सब चल रहा है, कितना बोलना नहीं बोलना, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो हिंदू बच्चों से शादी करना चाहती हैं, बच्चियां है ही नहीं उपलब्ध, और कर भी ले तो उनके घर वाले नहीं मानते, और इधर से कोई बच्ची चली जाती है तो खप जाती है वहाँ। तो हिंदू समाज का बनाना समझाना, यही एक प्रयत्न करने की जरूरत है। प्रणाम। ना हो एक प्रयास करना और रोकने की व्यवस्था करना, और घर वापस आना चाह रहे हैं तो उनकी वापसी की सुदृढ़ व्यवस्था करना, वो पर्याप्त है। वो सबसे पहले से हाथ खड़ा कर रहा है जी जी छोटा वाला। जी, मैं बात करूँ अपनी? हाँ जी। सादर प्रणाम भाई साहब, संजीव चौबे नाम है मेरा और पूर्णकालिक हूँ। मेरा प्रश्न ये है भाई साहब, विविधतापूर्ण समाज में एकता और अखंडता कैसे सुनिश्चित की जाए और लोकतंत्र और आर्थिक विकास को कैसे मजबूत किया है, ये मेरा प्रश्न है भाई साहब। देखिए, आपने एक मूलभूत प्रश्न किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रारंभ से ही लाइन को मिटाने की बात नहीं की, बड़ी लाइन खींचने की बात की। आपने दो फिलोसफर की कहानी सुनी होगी, एक ने ब्लैक बोर्ड पर चौक से एक लाइन खींच दी और उसने तू बहुत बड़ा फिलोसफर बनता है, बिना मिटाए छोटी कर। उसने नीचे बड़ी लाइन खींच दी और ऑडियंस से पूछी, बताओ कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, और उनका ऊपर वाली छोटी है। उसने देख बिना मिटाए छोटी हो गई ना। तो संघ बड़ी लाइन खींचने में विश्वास रखता है। जाति समाप्त करनी है, ऊंच नीच छुआछूत समाप्त करनी है, प्रांतवाद भाषावाद समाप्त करना है। तो भारत, हम सब भारत माता की संतान है, हम सब एक हिंदू समाज के, एक विराट हिंदू समाज के अंग हैं। तो एक बड़ी लाइन हमने खींची है, इसलिए संघ में वो चीज़ें नहीं है, समाज में है। अभी उन चीज़ों को समाज में ले जाना है तो थोड़ा हमें बड़ी लाइन ही खींचनी पड़ेगी। वो मजबूत हो ही रहा है। भाई साहब प्रणाम। नमस्कार भाई साहब। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, चिंता मत करिए। दुनिया में भाई साहब सबसे प्रणाम। मजबूत भारत का ही लोकतंत्र है। कोई भी राजनीतिक दल गड़बड़ करता है तो सत्ता बदल देते हैं लोग। नमस्कार भाई साहब, मैं डॉक्टर तरुण शर्मा, शिक्षक हूँ। भाई साहब, अपने संघ के 100 वर्ष का, हम शताब्दी वर्ष का उत्सव मना रहे हैं पूरे देश में, और अभी कुछ जानकारियाँ ऐसी भी मिलती रही हैं कि हमारा काम विदेशों में भी है, लेकिन वो जानकारी स्वयंसेवकों को या आम व्यक्ति को इतनी ज़्यादा नहीं है। तो विश्व स्तर पर हम लोग हिंदू समाज को या भारतीय समाज को संगठित करने के लिए क्या कार्य कर रहे हैं और आगे हमें और क्या करना चाहिए? देखो, दुनिया के देशों के अलग अलग नियम हैं, उन नियम कानूनों के अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन भारत से जो स्वयंसेवक व्यापार करने के लिए गए, पढ़ने के लिए गए, नौकरी के लिए गए, वहाँ वो संघ के विचार को ध्यान में रखकर वह अलग अलग काम करते हैं। HSS के नाम से चलता है, हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से चलता है, और भी विभिन्न नामों से चलता है। सेवा का काम भी एक इंटरनेशनल उसके नाम पर चलता है। तो लगभग 60 देशों में चलता है। हर 5 साल बाद वो भारत में शिविर लगाते हैं। इस बार भाग्यनगर हैदराबाद में शिविर लगा, लगभग 2000 प्रतिनिधि 80 देशों से आए। तो हर 5 साल बाद लगाते हैं, बढ़ रहा है। अभी
संघ ने भी ये प्रयास किया है, दुनिया भर के जो थिंक टैंक है, दुनिया भर के जो दुनिया को प्रभावित करते हैं, मीडिया हाउसेज है, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनसे मिलना जुलना शुरू किया है, जिससे भारत में हमारा संपर्क विभाग काम करता है। तो ऐसे दुनिया की दृष्टि से भी हमने संघ ने कुछ अधिकारी निश्चित किए, वो विभिन्न देशों में जाते हैं, वह अभी मिलना जुलना थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। आपका भी किसी देश में अच्छे संपर्क हैं तो आप बताइए, तो आपको भी हम उस टीम में जोड़ लेंगे। लेकिन एक अच्छा प्रयास हुआ है, लेकिन 2-3 साल लगेगा, 2-3 साल में उसका परिणाम दिखेगा। भाषा प्रणाम। मैं सुरेश आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, कमला नगर। सुबह उठकर जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। जो बांग्लादेश में चल रहा है वो भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है, तो बड़ा चिंतित सा रहता हूँ मैं, तो पूरे दिन मूड ऑफ रहता है। तो इसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है ताकि ये लोग अपने आप को वहीं स्थगित हो जाएं और सोचने पर मजबूर हो जाएं? देखो, जैसा मैंने कहा कि बंगाल केरल की बात आई, लड़ना तो वहीं के लोगों को है। तो बंगाल का हिंदू समाज मजबूत हो, उसका आत्मविश्वास बढ़े, इसलिए उसको लगना चाहिए कि दुनिया भर के हिंदू हमारे साथ हैं। पहली बात, जिसको संघ ने तो प्रस्ताव पास करके किया, संघ के अधिकारियों का वक्तव्य भी आए, ये सब है। जो वहाँ से संबंधित लोग हैं उनसे मिलजुल भी रहे, बात भी कर रहे हैं। वहाँ के लोग यहाँ भी आकर मिलते हैं, हमारे लोगों का भी आना जाना पहले से ही वहाँ है। लेकिन अब एक परिस्थिति बनी है और देश दूसरा है, यहाँ से जाकर कुछ करना है तो संभव है नहीं, वो तो फिर सरकार और सेना का ही काम है। लेकिन अब सरकार कभी कभी इस ढंग से करती है कि मालूम नहीं पड़ता, कुछ दिन बाद उसका परिणाम दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि वो है अननोन गन और क्या क्या शब्द बोलते हैं कि ऐसे ऐसे उससे लाठी चलती है कि उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। लेकिन कुछ चीज़ें घट रही हैं, वहाँ घटना है, तो इसका अर्थ यह है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और ये मानना चाहिए कि सरकार जिन विचारों की है वो हिंदू को निरीह तो नहीं छोड़ेगी वहाँ, लेकिन कभी कभी तुरंत नहीं होता, परिस्थिति ऐसी होती है, घटनाएं घट जाती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम सचेत हैं और जो लोग वहाँ कुछ कर सकते हैं उनसे हम संपर्क में आशा करते हैं कि जल्दी उसका कुछ रास्ता निकले। लेकिन दुखद तो है, ये बात सही है। अब पाकिस्तान की राह पर नहीं है, पाकिस्तान बन ही गया था, अब फिर से पाकिस्तान बनने की कोशिश में है, तो कोई बनाने की प्रोसेस में है ना, तो थोड़ा सा प्रयास हमको भी करना पड़ेगा। हाँ हाँ, उनके हाथ में माइक आ गया। हाँ, सबसे पहले उसने हाथ खड़ा किया। माँ भारती को नमन। हाँ, आदरणीय सर, आपको मेरा सादा प्रणाम। ठीक है। और आज मेरा सौभाग्य है। और सीधा प्रश्न। हाँ, देखिए, मैं अपनी मैं आप तक बात पहुंचाता हूं, भावना में मत आओ, सीधा प्रश्न कि भले जो लोग होते हैं सभी के काम आते हैं, कि भले जो लोग होते हैं सभी के काम आते हैं, मदद उनकी स्वयं करने सदा घनश्याम आते हैं, और दिखावा करने वालों से हमेशा दूर ही रहना, हृदय में भाव हो सच्चा उचित परिणाम आते हैं। मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, मैं उनसे कहता हूं कि वही प्रश्न कि मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि ये शाखाएं लगती है, संघ है, अच्छी अच्छी जगह हैं, तो वो मैं कहता हूँ कि मेरे साथ चला करो, तो वो मैं जब भी उनसे मतलब मैं कहता हूँ कि चला करो, तो वो मुझसे मना कर देते हैं कि तुम अपने घर में ही रहो, अपने घर को ही देखो, बाहर क्या मिलेगा तुम्हें, क्या कर रहोगे तुम लोगों से कह के। पर उसमें से कुछ दोस्त मेरे ऐसे होते हैं, एक आध दो, कि वो मेरा मन रखने के लिए चल देते हैं, जहाँ भी अच्छे ऐसे कार्य होते हैं। आपका ये है कि आपके तो उनको कैसे जोड़ूं मैं, उनको कैसे जोड़ूं, कैसे उनको मोटिवेट करूं? तुम बहुत भाग्यशाली हो, 10 दोस्तों से बात करते हो उसमें 2 आ जाते हैं जी। हम जब शाखा लगाते थे 50 से बात करते थे तो 1 आता था, और मैं चाहता हूँ एकता के साथ एकजुट होके चले हम सब लोग। तो स्थिति में परिवर्तन आ गया ना, और आ जाएगा, चिंता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पुराने कई लोग बैठे। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब,
भाई साहब मैं पुनीत, भाई साहब जिस तरीके से अभी मेरा प्रौद्योगिकी से जुड़ा एक सवाल है कि अभी जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक साइंस है, मशीन लर्निंग है, जिस तरीके से हम जिन्हें कभी फ्यूचरिस्टिक समझते थे, आज वो हमारे जिस तरीके से दैनिक जीवन का हिस्सा बनती जा रही हैं, तो उनको लेके हमारा भारतीय दृष्टिकोण क्या हो सकता है? इसको लेके एक और सवाल है भाई साहब कि संघ के 100 वर्षों का कोई वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण किया जा रहा है क्या? प्रफुल्ल जैसे लोग कर रहे हैं, ये पुस्तक भी देखो छपी है ना, 100 ईयर, बहुत सारा साहित्य छपा है, बहुत सारी फिल्में भी बन रही हैं, लोग अपने अपने अनुसार बना रहे हैं। हमने कहा ना संघ की शताब्दी संघ मनाए, ऐसा हमने नहीं सोचा, हमने कहा समाज मनाए, तो समाज के लोग बहुत सारा कर रहे हैं। अब अपनी आदत थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन की नहीं रही, अपनी आदत काम करने की ज़्यादा रही है। अभी धीरे धीरे डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है। अब आपको मालूम है कि कश्मीर विलय का जब प्रश्न आया तो सरकार में कुछ लोगों ने परम पूज्य गुरु गोलवलकर जी से बात की, वो महाराजा से मिलने गए। अब हमने डॉक्यूमेंटेशन रखा ही नहीं, तो हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है उसका। उनके दीवान ने एक पुस्तक लिखी, उसमें उल्लेख है, वो हमारे पास प्रूफ है। मैं अभी डॉक्टर करण सिंह जी से मिलने गया तो उन्होंने कहा मैं छोटा था, तो मुझे भी मालूम है, अब मुझे मालूम पड़ता है वो गुरु गोलवलकर थे, एक सफ़ेद कपड़े पहने, दाढ़ी रखने वाले, ऐसे आए थे माँ पिताजी से, दादाजी से मिलने के लिए। तो अभी धीरे धीरे डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा रहे हैं हम लोग, और हम भी तो थोड़ा डिजिटल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी हमारा प्रचार विभाग काम कर रहा है, संपर्क विभाग तो कर ही रहा है, प्रचार विभाग भी काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा हमने इसमें लेट एंट्री की है। इसलिए जो सो कॉल्ड, हम तो किसी को विरोधी नहीं मानते, लेकिन जो विरोध करने वाले हैं उनकी वॉइस थोड़ा ज़्यादा दिखती है, थोड़ा उनका नेटवर्किंग इकोसिस्टम भी थोड़ा ज़्यादा है। हमने थोड़ा देर से शुरू किया है। मुझे लगता है आप जैसे सब नौजवान लोग जुड़ेंगे तो बहुत जल्दी उसमें भी हम थोड़ा वॉइस हमारी हो जाएगी ठीक। अंतिम 2 प्रश्न लेंगे, एक यहाँ से, 2 3 4 5 क्योंकि 9 हाथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमने 5:15 बजे शुरू किया, अभी 7:45 होने को है। माननीय रामलाल जी को दिल्ली के लिए फिर से प्रस्थान भी करना है और नीचे भोजन भी तैयार है, तो बहुत अच्छी बात है कि संघ के बारे में इतनी उत्सुकता है। आप ऐसा करिए, थोड़ा जल्दी वाला प्रश्न करिए, डायरेक्ट और मैं जल्दी वाला उत्तर। हाँ, और दूसरा, आप जब वापस जाते वक्त आपको ये कार्ड जो है वो नीचे एक बॉक्स रखा हुआ है, उसमें ड्रॉप करना है फिर से, क्योंकि इसको हम फिर से अन्य स्थानों पर भी उपयोग में ला सकते हैं। और दूसरा, वो जाते हुए आपको आप जब ड्रॉप करेंगे तो आपको एक बैग मिलेगा, उस बैग में ऑर्गेनाइजर का एक विशेषांक संघ के 100 वर्ष के ऊपर है, तो उसमें भी बहुत सारी जानकारी आपको संघ के अधिकारियों द्वारा लिखी हुई प्राप्त होगी। एक बैग छोड़ोगे तो एक बैग मिलेगा। हाँ, इसे बैग छोड़ के जाइए, बैग लेके जाइए। सर, हरिकांत शर्मा नाम है मेरा सवाल है कि संघ का लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र, तो आपके अनुसार हिंदू राष्ट्र की क्या परिभाषा है, और इस हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों की क्या जगह रहने वाली है? संघ का लक्ष्य हिंदू राष्ट्र तो है ही है, लक्ष्य क्या करना है उसका? भारत को, इस हिंदू राष्ट्र को प्रभावी बनाना है, अच्छा बनाना है, बड़ा बनाना है। और यहाँ तो आगरा में शिवाजी महाराज रहे हैं, शिवाजी महाराज का राज्य हिंदवी स्वराज्य कहलाता था, उनके राज्य में सभी प्रसन्न थे। तो जिनको इसमें संभावना है, हिंदू राष्ट्र ये कोई राज्य से संबंधित विषय ही नहीं है, ये एक सांस्कृतिक विषय है, लेकिन राज्य के संदर्भ में विचार करें तो शिवाजी महाराज का उदाहरण है ना। हिंदू तो किसी को परेशानी नहीं करता, सब सुखी रहेंगे। जिस दिन सही मायने में आपकी कल्पना के अनुसार हो जाएगा, सब सुखी रहेंगे। नमस्ते। आप बिना माइक के बोल दो, आप बोलो। हाँ हाँ, और उसमें अभी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिक्षा, उनके प्रणेताओं को स्थान कब तक दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमें कोई आवश्यकता नहीं है, संघ के प्रणेताओं का स्थान लोगों के दिल में है। किताब में आ गया तो बहुत ठीक है, आए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नहीं आया तो हमें ज़्यादा चिंता नहीं है। न संघ को पुरस्कार चाहिए,
ना संघ को कोई चाहिए। फिर भी आ जाए तो अच्छी बात है, आप लिखत पढ़त करिए जरा, हम तो नहीं करेंगे भाई ज़्यादा। नमस्ते। मैं करता हूँ, हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे एक मिनट भाई साहब। नमस्ते, मैं शिवम कुलश्रेष्ठ, शोधार्थी, दयालबाग भौतिक दयालबाग यूनिवर्सिटी। मेरा एक प्रश्न है भाई साहब, मैं शोधार्थी हूँ भौतिक विज्ञान में। तो शोध और व्यक्तिगत अनुशासन के माध्यम से स्वयं सेवा को स्वयं सेवा को कैसे ला सकते हैं? ठीक है चलो, एक मिनट रुक जाइए, हम लोग 2-3 प्रश्न इकट्ठे ले लेंगे और उसके बाद सिर्फ 2 सवाल पूछे जाएंगे, एक आप और एक आप। जिस विषय पर शोध कर रहे हो उस विषय पर प्रामाणिकता से शोध करो, तो यही देश और समाज की अच्छी सेवा है। अभी तो पहला काम ये करो तुम, और इस बीच में शोध करते करते भी समाज से जुड़े रहो, ठीक है ना? भाई साहब मेरा प्रश्न प्रफुल्ल जी से है। हाँ प्रफुल्ल जी, हाँ, मैं ब्रज संवाद पत्रिका, अपनी जागरण पत्रिका है संघ की, उसके संपादक का दायित्व है मेरे पास, ऑर्गेनाइजर और पाचजन का नियमित पाठक हूँ। मेरे पास 1-2 सुझाव हैं केवल ऑर्गेनाइजर के लिए, चूँकि सुझाव तो बाद में दे देना। हाँ, सुझाव बाद में दे देना। नमस्ते भाई साहब, सवाल मेरा ये है कि बहुत लंबे समय से भारत में तमाम अलग अलग पंथ चलते हैं और अब भी चल रहे हैं, कई बंद हो गए लेकिन चल रहे हैं। उसमें हिंदू समाज की लाखों संख्या है, लेकिन वो लाखों संख्या का अगर सनातन संस्कृति के प्रति समर्पण हो जाए तो जो अन्य संप्रदाय और पंथ चल रहे हैं उन परिवारों में हिंदू समाज का एक भी चिन्ह नहीं मिलता है। और राम मंदिर समर्पण निधि अभियान के समय हमने खुद देखा कि हमारी नजर में तो वो हिंदू हैं और वो स्पष्ट मना कर रहे हैं हम हिंदू नहीं हैं। और आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम पूजा पद्धतियों को नहीं मानते। अगर ये हिंदू समाज चर्च में जाने लगे, मुसलमानों के मस्जिद में जाने लगे, तो साहब फिर हिंदू समाज बचेगा कैसे? इसलिए मतलब कंफ्यूजन हुआ, मैंने ये नहीं कहा पूजा पद्धतियों को नहीं मानते, बट मैंने ये कहा यह भारत में पूजा पद्धति की सबको स्वतंत्रता है, पूजा पद्धति को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये नहीं कहा पूजा पद्धति नहीं मानते। आप हनुमान जी को पूछते हो, देवी को पूछता है, शिव जी को पूछते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सबको स्वतंत्रता है अलग अलग पूजा पद्धति की। पूजा पद्धति मानने की बात नहीं कही, लेकिन देखो समाज रिचुअल्स में डे टू डे इसमें ज़्यादा फंस गया है, उसी को उसने धर्म मान लिया है। एक से एक बार कहा उन्होंने, कहा वो हिंदू विरोध करते हैं, उन्होंने कहा मैं भी हिंदू हूँ, मैं अपने घर में पूजा करते हूँ। मैंने किसकी पूजा करते हो? बोले भगवान राम के, हनुमान जी की पूजा करता हूँ। मैं तुम राम की पूजा करते हो, राम मंदिर का विरोध करते हो, तो तुम्हारी पूजा लगेगी ही नहीं राम जी को। तो ये क्या है, कर्मकांड केवल उतना पर्याप्त नहीं है, कर्मकांड से भी आध्यात्म की तरफ बढ़ता है आदमी। इससे कर्मकांड का विरोध नहीं है, कर्मकांड करते हैं तो एक कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन होता है, उसके आध्यात्म की तरफ बढ़ता है आदमी। लेकिन इसी के लिए तो संघ चला है ना, तो संघ एक जागृति लाने का प्रयास कर रहा है, धार्मिकता के साथ साथ सामाजिक और राष्ट्रीय मनुष्य बने, इसका प्रयास है। जैसे जैसे बन जाएगा वैसे ठीक हो जाएगा, अभी है उसकी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पे रुकेंगे, सोनम जी से निवेदन करता हूँ कि बाकी जी समापन के रूप में रामलाल जी अपनी बात कहेंगे और फिर औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए सोनम जी आमंत्रित। और बाकी भोजन करते करते कुछ प्रश्न करेंगे। 9:15 पर मेरी ट्रेन है और उसमें दिखा रहा है आधा घंटे लेट है। और उसके सिवा भी आपको मैं आश्वासित करता हूं कि आप उसके सिवा भी आपको लगता है तो अभी ये सारा ऑर्गेनाइजर के यूट्यूब चैनल पर और आपको नीचे उसका सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है, आपके बैग में भी है, आप उस पर भी क्वेश्चन डालेंगे तो हम रामलाल जी को इकट्ठा करके भेज देंगे और उसका उत्तर देने का निश्चित आपको प्रयास करेंगे। और प्रफुल्ल जी ने कहा है कि ज़्यादा लेट हो जाएगी तो मैं आपको लेकर चलूँगा। इनके कार्यक्रम में आए तो ये इनकी जिम्मेदारी है दिल्ली तक पहुँचाना। तो भाई साहब जब लेट हो ही गया है तो ऑर्गेनाइजर के कोटे से एक सवाल। हाँ बोलिए। और मैं पत्रकार भी हूँ, मेरा नाम निशांत आजाद हुआ। आपने कहा अपने उद्बोधन में, सवाल है ना तो जी ये आखिरी ही है।
आपने अपने उद्बोधन में कहा कि अगर कुछ पाना है तो संघ में मत आओ। पिछले एक दशक की अगर हम लोग बात करें, खास करके 2014 के बाद संघ में बहुत सारे लोग जुड़े अन्य माध्यम से, और उनका उद्देश्य किसी न किसी तरीके का लाभ पाना होता है। और अगर हम लोग जर्नलिज्म में कहें तो उनको हम लोग नियो संघी कहते हैं। और उनके कीर्ति से, क्योंकि वो संघ बैकग्राउंड के नहीं हैं या उनका आचरण वैसा नहीं है, तो जो उनके कीर्ति से जो है संघ का नाम भी खराब होता है कहीं ना कहीं। तो संघ 100 वर्ष पूरे कर रहा है और आने वाले समय में ऐसे चैलेंजेस और बढ़ेंगे, तो संघ ऐसे लोगों से कैसे खुद को बचा करके रखेगा? देखो, संघ में जब कोई भी संगठन बढ़ता है, संघ छोड़ो कोई भी संगठन बढ़ता है, तो बहुत लोग आते हैं। कुछ विचार समझ के आते हैं, कुछ प्रभाव समझ के आते हैं। कुछ लोगों को लगता है भाई संघ बहुत प्रभावी है, इनसे जुड़ गए तो हमारा प्रभाव भी बढ़ जाएगा। आने के बाद वो निस्वार्थता आती है। सब लोग कोई निस्वार्थ भाव से ही आते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन संघ तो सबको निस्वार्थी बनाता है। और इतना पक्का मानो, संघ में इंटरनल करेक्शन की ऐसी व्यवस्था है कि संघ से कोई फायदा ले नहीं सकता। हाँ, संघ में इतनी छलनी लगती है कि उसमें से छन के ठीक ही निकलता है। लेकिन अब किसी के माथे पे तो नहीं लिखा कि भाई निस्वार्थ आ रहा है, स्वार्थ से आ रहा है। जुड़ रहा है तो हम जोड़ते हैं। मैंने कहा ना, वो एक CID वाला आ गया, उसको समझ में आ गया। एक CID वाला आया, स्वयंसेवकों को समझ में आ गया कि ये कुछ लेने आया। संघ में ऐसा खेल होता है, वो कोई इशारा करता है, सब लोग उसमें घूसा मारते हैं, वो बचता है, बच के कुछ बोलता है तो फिर दूसरे में घूसा मारते हैं। तो स्वयंसेवकों ने तय कर लिया, और 5 मिनट खेल चला तो 5 मिनट सबने मिलकर उसी में घूसा लगाया, अगले दिन से आना ही बंद हो गया। तो संघ में तो ऐसी व्यवस्था है, वैसे शाखा में भी बाकी में इतनी छलनियाँ है, तो चिंता ना करो तुम। है अब कौन सी चक्की है तो मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, पीसा तो बारीक जाता है, पक्का है। हाँ, तो आते हैं कुछ। मैंने कहा ना, प्रभाव जब बढ़ता है तो अवसर देख करके आते हैं। और कुछ लोग ये मान के चलते हैं राजनीति से संघ का संबंध है, बीजेपी से संबंध है, वहाँ पद मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो वो कुछ होता नहीं है, भ्रम लोगों को रहता है, आके चले भी जाते हैं। और 2-4 लोग सफल हो जाते हो तो मानो उनके भाग्य में ही ऐसा था, संघ से आकर ही उनको जाना था, तो उनके भाग्य को मान लो, और क्या करेंगे। तो एक व्यवस्था ऐसी बनी हुई है संघ में, सब होता नहीं, जल्दी स्वार्थ पूरा होता नहीं किसी का। अभी हाथ मत खड़ा करो, अभी उन्होंने मना कर दिया है, इसलिए हाथ नीचे कर लो। अभी कई तरह के प्रश्न आए, मैंने भी कुछ उद्बोधन में बात की। 2-3 बातें मैं आप सबसे कहता हूँ। एक तो पंच परिवर्तन की जो बात मैंने आप सबसे कही है, कोशिश करिए उसमें से 5 बातें नहीं तो कोई भी एक बात अपने निजी आचरण में लाने का प्रयास करिए, और अपने परिवार के आचरण में लाने की कोशिश करिए, फिर अपने अड़ोस पड़ोस लाने का आचरण में प्रयास करिए। हमें विश्वास है कि आगे के 2-4-5 वर्षों में ये चीज़ें स्वभाव में आ जाएंगी। अब मैं परसों सागर में था, मध्य प्रदेश में, वहाँ गाड़ी में जा रहे थे तो मैंने बेल्ट लगाई, तो उन्होंने कहा यहाँ बेल्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा मेरी आदत बन गई है, तो नहीं आवश्यकता है तो भी लगाने दो। उसने कहा आप बेल्ट लगा के चलोगे तो ऐसा मानेगा आप बाहरी आदमी हो, क्योंकि यहाँ कोई लगाता नहीं है। मैंने कहा मेरी आदत खराब क्यों करते हो? अब आचरण में आ गई है तो आ गई है। अब आचरण में हमारे बहुत सारे स्वयंसेवकों के आचरण में आ गया है, वो कमरे से बाहर निकलते हैं तो स्विच ऑफ करके निकलते हैं। बड़ा अधिकारी भी है, स्विच ऑफ करके निकलता है। शायद हमेशा नहीं होगा, कभी एक आध बार ना हो तो आपने तो कहा था देखिए ये नहीं हो रहा, लेकिन सामान्य रूप से आदत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे सरशंकराचार्य जी ने भी कहा है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ऐसा ना हो भैया। स्वयंसेवक पहले अपने आचरण में इन बातों को लाए। तो ऑर्गेनाइजर के माध्यम से आप सबसे भी, और जो लोग भी सुन रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, ये सब बातें अच्छी है, समाज को अच्छा बनाने वाली बातें हैं, देश को बड़ा बनाने वाली बातें हैं। इनमें से 5 बात नहीं तो एक बात को अपने आचरण में लाओ। उसे संघ के बारे में, संघ समझ में आता है आपको तो संघ में जुड़ जाओ।
नहीं समझ में आता तो हम आपसे दोबारा मिलेंगे, तिबारा मिलेंगे, आप हमसे मिलिए, समझने की कोशिश करिए, या तो आप हमको समझा लीजिए, नहीं हम आपको समझा लेंगे। नहीं समझ में आता तो अपने अपने रास्ते से काम करेंगे, लेकिन देश समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना, इतना संकल्प पक्का हुआ तो संघ का इतना ही सोचना है। और मैं तीसरी बात आजकल सबसे कहता हूँ, कई बार मुझे लोग कहते हैं हम संघ के लिए क्या कर सकते हैं भाई साहब, तो मैं कहता हूँ आप कुछ मत करो, आप प्रभावी आदमी हो, जहाँ बैठो उठो, आपको संघ अच्छा लगता है तो इतना बोल दो भाई संघ इज गुड ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर तो बन ही सकते हो आप, और कुछ नहीं है तो इतना तो बोल ही सकते हो। आप जैसा आदमी इतना बोलेगा तो भी लोगों को लगेगा भाई ये बड़ा आदमी है, बोल रहा है तो संघ कुछ अच्छा है। इसमें तो हर लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आ जाए। संघ के प्रचार के लिए नहीं, लेकिन लोगों को समझने के लिए, कोई बड़ा आदमी बोलता है तो लोगों को लगता है कि भाई ये आदमी बोल रहा है तो संघ अच्छा ही होगा। तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करना, और संघ के बारे में यदि आपको संघ अच्छा लगता है तो संघ की चर्चा अच्छे जितना कर सकते हो उतना करने का प्रयास करना। हिंदुत्व वगैरह की चर्चा आई, बाकी सब चर्चा आई, तो उसमें जो डॉक्टर हेडगेवार के समय परिस्थिति थी वो आज नहीं है। मैंने आपको 1 जनवरी का उदाहरण दिया, कितना यूथ मंदिरों पर गया, लेकिन फिर भी एक वर्ग तो ऐसा है जिसको आज भी हिंदू कहने में शर्म महसूस होती है, अनुभव होता है, तो हिंदू में कट्टर है, ये है, बाकी है। तो देखो अंग्रेजों ने और बाद में जिन बुद्धिजीवियों की, तथाकथित बुद्धिजीवियों की चर्चा प्रफुल्ल जी ने की है, कैसा कैसा नैरेटिव खड़ा किया है। एक गीत आपने सुना होगा, मजहब नहीं सिखाता किसी को बैर करना। अब मजहब शब्द किसके लिए उपयोग होता है आप जानते हैं, और दूसरी तरफ शब्द क्या चलता है, धर्म के कारण झगड़े हो रहे हैं, धर्म झगड़े करा रहा है और मजहब किसी को बैर नहीं करना सिखा रहा। तो क्या है सर, ये नैरेटिव की लड़ाई है। तो पूरे दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने वाली अनेक शक्तियां हैं जो किसी भी देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं, भारत जैसे देश को रोकना चाहती है। इसलिए हमारे मन पर वो राज्य करना चाहती है, फेक न्यूज़ से, उससे छोटी मोटी घटना हो गई उसको ऐसा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश करते हैं। इन सबसे सावधान भी रहना है और एक पॉजिटिव नैरेटिव खड़ा करना है। हिंदुत्व यदि सर्वे भवन्तु सुखना है तो हिंदुत्व पर गर्व करने में क्या आपत्ति है भाई, हिंदुत्व को बोलने में क्या आपत्ति है। ये आगरा जिला तो अटल जी की जन्मभूमि है, तो मैं अटल जी की कुछ पंक्ति सुनाता हूं आपको। तुम कविता कहते हो इससे ताली बजा रहे हो मैं कवि के रूप में नहीं सुना रहा, लेकिन हिंदुत्व क्या है, अटल जी की एक कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बड़ी कविता है, 15 मिनट में बोली जाएगी, आप उसको पढ़ लीजिए, वो है गूगल वगैरह पर। मैं उसकी 5-6 पंक्तियां लिख कर लाया हूँ, वो मैं आपको बता दूँ केवल, तो आपको समझ में आएगा। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, कर लूं जग को गुलाम। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। अपने मन को नियंत्रित करना सीखा है मैंने, दुनिया को गुलाम करना नहीं सीखा। बीच बीच से काट के मैंने बोल रहा हूं आपको। फिर आगे वो लिखते हैं, गोपाल राम के नाम पर कब मैंने अत्याचार किए। किस किस के नाम पर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं आप जान रहे हैं। गोपाल राम के नाम पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। दुनिया में नरसंहार हुए हैं, जो बहुत बंधुत्व और भाईचारे की बात करते हैं उन्होंने भी बहुत नरसंहार किए, आपस में भी किए। जो अपने को मानवतावादी बताते हैं, मानव और सेवा का धर्म बताते हैं, उनके यहाँ भी लाखों लोगों के नरसंहार हुए हैं। भारत में धर्म युद्ध तो हुए हैं, अच्छाई के लिए और बुराई के लिए युद्ध हुआ है, राम रावण का हुआ है, कौरव पांडवों का हुआ है, लेकिन ऐसे नरसंहार नहीं हुए। इसलिए वो कहते हैं, गोपाल राम के नाम पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। आगे वो लिखते हैं, कोई बताए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। कोई बताए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भू भाग नहीं सत सत मानव का हृदय जीतने का मेरा निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा पर। यह हिंदुत्व है।
और ये हिंदुत्व बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा, भारत बढ़ेगा तो दुनिया की सुख शांति की गारंटी होगा। दुनिया में सुख शांति स्थापित करनी है, आतंकवाद समाप्त करना है, अलगाववाद समाप्त करना है, तो भारत को अच्छा और बड़ा करना ही पड़ेगा। और भारत को अच्छा और बड़ा करना है तो भारतीय संस्कृति के आधार पर भारत को खड़ा करना ही पड़ेगा। और भारत को भारतीय संस्कृति के आधार पर खड़ा करना है तो समाज का मन बनाना ही पड़ेगा। वो समाज का मन बनाने का काम और उस मन बनाने का नाम ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। धन्यवाद।